दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीग्राम में। हमारे चैनल को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स मई 2020, इसकी ये पहली सीरीज हम आपके सामने लेकर के आए हैं तथा अगली सीरीज भी जल्द इसकी प्रकाशित होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, भारत नेपाल सीमा विवाद में भारत के अनुसार काला पानी किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। भारत और नेपाल दोनों ही काला पानी के अपना अभिन्न हिस्सा होने का दावा करते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। सुगौली संधि 1816 के तहत नेपाल लिम्पियादोरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था के द्वारा लोगों के विस्थापन से जुड़ी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी योजना आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं। भारत के बाद फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। कुल विस्थापन में से लगभग 25 मिलियन मामले प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा 8.5 बिलियन विस्थापन संघर्ष और हिंसा का परिणाम थे। अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में रही पैंगोंग त्सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लद्दाख। इसकी व्याख्या के बारे में देखते हैं। लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ है समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ है झील। यह लद्दाख हिमालय में स्थित एक लैंडलॉक झील है जो कि लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का एक तिहाई अर्थात 45 किलोमीटर भारत में, जबकि 2/3 अर्थात 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC इस झील के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, देश के दूरदराज के इलाकों में किसानों को आपूर्ति श्रृंखला तथा माल प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ऑप्शन ए भारत निर्माण, ऑप्शन बी किसान सेवा, ऑप्शन सी किसान सभा, ऑप्शन डी कृषि किसान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किसान सभा। बढ़ते हैं अगले, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इसका लक्ष्य किसानों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके किसानों के लाभ को बढ़ाना है। यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संबंधित संस्थाओं को जोड़ता है। CSIR CRRI नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है ऐप किसानों, मंडी डीलरों तथा उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगा। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? ऑप्शन ए उमंग, ऑप्शन बी दीक्षा, ऑप्शन सी ई पाठशाला, ऑप्शन डी समर्थ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी समर्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय द्वारा विकसित यह ऐप राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सूचना के तहत आने वाले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सूचनाओं के निर्बाध उपयोग द्वारा संस्थानों में बेहतर सूचना प्रबंधन के मध्य में उनकी सहायता प्रदान करना है। यह प्लेटफॉर्म शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक होगा।
समर्थ को सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अगला प्रश्न, चर्चा में रही टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नागा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी विंध्याचल पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली एक चरवाहा जनजाति है। समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पहाड़ियाँ अनेक जनजातियों का निवास स्थान है, जिनमें टोडा, बडागा तथा कोडा प्रमुख हैं। 1960 के दशक में इनकी जनसंख्या लगभग 800 थी, जो अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से चारधाम परियोजना के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री ने किस सुरंग का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए रोहतांग सुरंग, ऑप्शन बी चंबा सुरंग, ऑप्शन सी तांबाखानी सुरंग, ऑप्शन डी अटल सुरंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंबा सुरंग। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने ऋषिकेश धारासू राजमार्ग NH 94 पर घनी आबादी वाले चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग के निर्माण में सफलता हासिल की है। इस सुरंग के निर्माण में नवीनतम ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। इस सुरंग का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 25 मई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। चाय दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया, जो कि पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत 2005 में नई दिल्ली से हुई। एक वर्ष बाद श्रीलंका तथा उसके बाद पूरे विश्व में ये फैल गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में चर्चा में रही मीठी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रेशम कीट पालन, ऑप्शन बी मूंगफली उत्पादन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी गन्ना उत्पादन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसानों की आय दुगनी करने के अपने लक्ष्य के तहत सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शुमार है। सरकार ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन की भी घोषणा की है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन बी वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन सी मिशन अंत्योदय, ऑप्शन डी मिशन ऑपरेशन जैकपॉट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन। इस अभियान के तहत पहले 7 दिनों में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। इसके साथ ही द्वीपीय देश मालदीव में फंसे 1000 भारतीयों को वापस लाने के लिए इंडिया नेवी द्वारा समुद्र सेतु अभियान भी शुरू किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि 11वां प्रश्न है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए पक्षियों की रक्षा करें, ऑप्शन बी पक्षी हमारी धरोहर हैं, ऑप्शन सी पक्षी हमारे साथी हैं, ऑप्शन डी
पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण, भोजन और आवास की आवश्यकता को विश्व भर में लोगों को समझाने और जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। वर्तमान में 1 मिलियन प्रजातियां कनेक्टिविटी के नुकसान के कारण विलुप्त होने के जोखिम का सामना कर रही हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चक हाउ चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मणिपुर। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाया जाता है। यह चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में 4 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चक हाउ चावल, यह मणिपुर में उगाया जाने वाला काला सुगंधित चावल है। टेराकोटा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने हैं। केवलपिट्टी कदलई मिठाई, यह तमिलनाडु में मूंगफली व गुड़ को मिलाकर बनाई जाने वाली मिठाई है। कश्मीरी केसर, कश्मीरी घाटी में उगाया जाने वाला लंबा व गहरे रंग का सुगंधित केसर है। सर्वप्रथम जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग टी है, जिसे 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA के अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान किस राज्य के सर्वाधिक कैदियों को रिहा किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण प्रभावी लॉकडाउन, जेल में भीड़ कम करने के लिए पिछले 1.5 महीने में कुल 42,259 विचाराधीन कैदियों को देश भर की जेलों से रिहा किया गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9,977, इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु तथा पंजाब से विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। नालसा का गठन 1987 में समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। संविधान में के अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए नालसा का प्रावधान किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका संरक्षक होता है। नालसा का आधिकारिक समाचार पत्र न्याय द्वीप है। अगला प्रश्न जो कि 14वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 159वीं, ऑप्शन बी 129वीं, ऑप्शन सी 126वीं, ऑप्शन डी 160वीं। इसका सही जवाब होगा 159वीं। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। महान कवि, चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार एवं नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना कर गुरु शिष्य परंपरा को नया आयाम दिया। 1915 में अंग्रेजी शासन द्वारा नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्होंने जलियांवाला बाग की दर्दनाक घटना से व्यथित होकर इसे लौटा दिया था। उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुराग श्रीवास्तव, ऑप्शन बी M नेत्रा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी कपिल मोहता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उर्जित पटेल। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
उर्जित पटेल विजय एल केलकर की जगह लेंगे, जो 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था तथा 10 दिसंबर 2018 को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि 16वां प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय त्यागी, ऑप्शन बी NK सिंह, ऑप्शन सी मणिशंकर जैन, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। जानते हैं इस प्रश्न की और अधिक व्याख्या के बारे में। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान में 194 इसके सदस्य देश हैं, 150 देशों में कार्यालय तथा 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक उन्मूलन के 40 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा डाक टिकट जारी करने से चर्चा में रहे चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन साल्क, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लुई पाश्चर, ऑप्शन सी इयान फ्रेजर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। इसकी व्याख्या देखते हैं। चेचक, शीतला या बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। जब 1967 में WHO का चेचक उन्मूलन अभियान शुरू हुआ था, तब देशों ने डाक टिकट जारी कर के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। 1980 में चेचक को दुनिया से खत्म हो चुकी बीमारी के रूप में घोषित कर दिया गया था। एडवर्ड जेनर द्वारा 1976 में चेचक के टीके की खोज की गई थी। अगला प्रश्न। केप फेड कप हार्ड पुरस्कार जीतकर कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी दीपा कर्मकार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। हाल ही में चर्चा में रही टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फेड कप हार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें यह सम्मान मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए मिला है। इस अवार्ड से मिले पैसे को उन्होंने तेलंगाना CM रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, जो कि इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 129, 142, 156, 140। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 142। हाल ही में जारी पेरिस स्थित रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स RSF यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष विश्व प्रेस की स्थिति दर्शाने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः फिनलैंड और डेनमार्क हैं। इस सूची में नॉर्वे लगातार चौथी बार पहले नंबर पर है, जबकि नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। भारत 2 पायदान खिसककर 142वें नंबर पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न भी है। चर्चा में रहे अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी मालदीव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने वाले इस तूफान को एक सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रखा गया है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम थाईलैंड द्वारा किया गया था।
अब हम एक ज़रूरी सूचना आपको बताना चाहते हैं कि इस सीरीज के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे करके, प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत हारेगा कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी टिकटॉक। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जल्द से जल्द दीजिए। ओके, नमस्कार, गुड बाय साथियों। मिलेंगे अगली सीरीज के साथ जल्दी ही। इस श्रृंखला की दूसरी सीरीज आएगी और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।